अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है यदि थीटा इज इक्वल टू 2220 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको चतुर्थांश वाला नियम आता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैंने चतुर्थांश वाला नियम यानी क्वाड्रेंट वाला रूल मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया था और इस टाइप के मैंने आपको कई क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवाए हुए हैं। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू दी है 2220 डिग्री। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, दिया है थीटा इज इक्वल टू 2220 डिग्री और हमसे क्वेश्चन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान यहाँ पे पूछा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे साइन थीटा को सॉल्व करेंगे जहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 2220 डिग्री। तो सबसे पहले साइन थीटा को सॉल्व करेंगे थीटा की वैल्यू को रखकर, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कॉस थीटा को सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू आपकी यही रहेगी 2220 डिग्री। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा साइन थीटा को। तो नीचे मैंने क्या लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा को ही सॉल्व किया गया है। तो साइन थीटा, साइन तो आपका ऐसे ही रहेगा, साइन को साइन ही लिखूंगा और थीटा की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 2220 डिग्री, यानी थीटा की जगह मैं यहाँ पे 2220 डिग्री लिख सकता हूँ। तो मैंने यही किया, 2220 डिग्री लिखा। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेंट रूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं जो आपका दिया है 2220 डिग्री, जो कि काफी बड़ी वैल्यू आपकी है, तो इसे हमें यहाँ पे तोड़ना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे तोड़ दिया। क्या लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा साइन 6 इंटू 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे 360 डिग्री क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि ये वैल्यू आपकी काफ़ी बड़ी थी। अगर मैं 90 में तोड़ता तो नहीं होता और अगर 180 में भी तोड़ता तब भी नहीं होता, इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे बड़ी वैल्यू को लिया, 360 को लिया, ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखा, साइन 6 इंटू 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर 6 की मल्टीप्लाई आप 360 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 2160 और प्लस यहाँ पे 60 डिग्री लिखा है, इसको मैं जोड़ दूंगा तो आपको यही मिलेगा जो आपका यहाँ पे लिखा है 2220 डिग्री, यही तो आएगा आपका। तो ऐसे हमें इसको तोड़ना होगा, यहाँ पे तोड़ दिया इसको। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, तो ये आपका लिखा है साइन 360 प्लस थीटा के फॉर्म में ये आपका लिखा हुआ। ये सब रूल मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं जब मैंने आपको ट्राइग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 360 प्लस थीटा, यानी 360 से ज़्यादा, 360 से ज़्यादा आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहले में लौट के चला आएगा। और पहले में सारी वैल्यूज आपकी क्या होती हैं, प्लस होती हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी वैल्यूज आपकी क्या होती हैं, प्लस होती हैं। तो साइन 360 प्लस थीटा, आपका साइन साइन ही रहेगा और क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रूल होता है, ये रूल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसी फॉर्म में लिखा है, साइन 360 प्लस थीटा के फॉर्म में ये आपका यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 डिग्री, ये तो आपको दिख रहा है। थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और साइन 360 प्लस थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन तो साइन ही रहेगा, लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है, यानी साइन 60 डिग्री आपका हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होती है, √3/2 होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने लिखा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे साइन 2220 डिग्री को सॉल्व करने पर लास्ट में क्या मिला, √3/2। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अभी हमारे पास क्या बचा हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉस थीटा तो अभी बचा
हुआ है। तो चलिए कॉस थीटा को सॉल्व करते हैं। नीचे आते हैं यहाँ पे, तो मैंने लिखा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, वही होगी 2220 डिग्री जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है। तो कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस तो कॉस ही रहेगा, थीटा की जगह वैल्यू को मैंने लिख दिया 2220 डिग्री। सेम वैसे ही तोड़ेंगे जैसे ऊपर तोड़ा हुआ था, बस यहाँ पे आपका कॉस आ गया। कॉस 6 इंटू 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई 360 में कराएंगे, फिर आपको वही 2160 मिलेगा और प्लस यहाँ पे 60 डिग्री, इसको जोड़ेंगे तो आपको यही मिल जाएगा 2220 डिग्री। ठीक है, तो वही आपका रहेगा, ऊपर साइन था यहाँ पे कॉस आ गया। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, ये आपका लिखा है कॉस 360 प्लस थीटा के फॉर्म में आपका ये लिखा है। क्या होता है कॉस 360 प्लस थीटा, यानी 360 से ज़्यादा फिर से पहले क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज आपकी प्लस होती, साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक सभी वैल्यूज आपकी प्लस होती है यहाँ पे। तो कॉस भी आपका प्लस ही होगा और यहाँ पे कॉस थीटा कॉस ही रहेगा, यानी कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू आपका कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉस 360 प्लस थीटा आपका होता है ये रूल। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 360 और थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपकी 60 डिग्री दी है, यानी कॉस थीटा आपका आता है, यानी कॉस क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2 होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो हमने यहाँ पे कॉस 2220 डिग्री को भी सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने पर हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिली 1/2 मिली हुई है। ठीक है, और साइन की हमारी क्या आई थी, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं साइन 60 यहाँ पे लास्ट में सॉल्व करने पर हमारा आया था √3/2। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी सॉल्व करने पर, ऊपर देखिए ये √3/2 हमें मिला हुआ था। तो साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे √3/2 जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कॉस वाले को सॉल्व करने पर, कॉस 2220 डिग्री को सॉल्व करने पर लास्ट में हमारा यहाँ पे आया था 1/2, यानी कॉस थीटा की जगह यहाँ पे 1/2 लिख सकता हूँ और माइनस तो आपका यहाँ पे लगेगा ही। अब इसको सॉल्व कीजिए यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/2, ये आपका हो जाएगा आंसर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्व किया, हमें क्या मिला √3 माइनस 1/2, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऊपर देखते हैं ऑप्शन में हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके कई कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको चतुर्थांश वाला नियम आता है, क्वाड्रेंट रूल आता है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको चतुर्थांश का नियम डिटेल में बताया हुआ है और बहुत पहले बता दिया था जब मैंने आपको ट्राइग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन लिखा है रेखाओं √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 तथा x माइनस √3y इज इक्वल टू 7 के बीच का कोण है। हमें यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोण फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और मैं आपको बता दूं ये किस चैप्टर से आपका क्वेश्चन है, सरल रेखा का। ठीक है, और ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है और इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें दिया हुआ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रेखाएं दी हुई हैं, तो मैंने नीचे क्या लिखा, दी गई रेखाएं। सबसे पहले आपको क्या दिया है, √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारी पहली रेखा यहाँ पे दी है। और दूसरी दी है x माइनस √3y इज इक्वल टू 7, ये दूसरी रेखा यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अगर फॉर्मूला पता है इसका तो बड़े आसानी से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ये इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, tan इनवर्स A1
B2 माइनस A2 B1 अपॉन में आपका होता है A1 A2 प्लस B1 B2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे A1 B1 और A2 B2 की वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए पहली रेखा जो आपकी यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा √3। पहली रेखा में देखिए ये x दिया है, x को हमें नहीं लेना है, हमें यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं √3, इसको मैंने ले लिया। A1 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, √3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए x के बाद यहाँ पे -y लिखा हुआ है, ठीक है, -y लिखा, तो ये आपकी B1 की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे -y नहीं लिखेंगे, मैं y को क्या लिख सकता हूँ, y को अगर सिर्फ y की बात की जाए तो मैं इसे 1 लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे -y है तो इसीलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। पहली रेखा में हमने लिया। अब दूसरी में आएंगे, दूसरी में ये वाली यानी x माइनस √3y इज इक्वल टू 7 ये आपका दिया है। तो यहाँ पे हमारा A2 B2 की वैल्यू हमें यहीं से मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले A2 की वैल्यू, तो A2 की जगह यहाँ पे आपको x लिखा हुआ मिल रहा है, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, ठीक है। तो यहाँ पे A2 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 1 हो गया। x मत लीजिए, अगर A2 की जगह आप x लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा, x को हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A2 की जगह क्या लिया, 1 ले लिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब B2 की जगह आपको यहाँ पे माइनस लगा हुआ है √3 और फिर उसके बाद y लिखा हुआ है, तो यहाँ पे B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√3। तो B2 इज इक्वल टू -√3, ये मैंने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हमने ले ली हुई है। अब फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, दोनों रेखाओं के बीच के कोण का फॉर्मूला आपका होता है tan इनवर्स A1 B2 माइनस A2 B1 अपॉन में आपका होता है A1 A2 प्लस B1 B2। ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ था जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया हुआ था। तो चलिए इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो tan इनवर्स आपका ऐसे ही रहेगा। A1 की वैल्यू देखिए, तो A1 की वैल्यू आपको √3 दी हुई है, तो A1 की जगह लिखा मैंने √3, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और B2 की वैल्यू देखिए, B2 की वैल्यू -√3, तो यहाँ पे -√3 लिखा। फॉर्मूले में माइनस है, माइनस लगाया। फिर उसके बाद A2 की वैल्यू आपकी 1 है, तो A2 की जगह 1 रखा। फिर उसके बाद B1 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं -1 मैंने लिख दिया। फिर अपॉन में आपका क्या होता है, A1 A2 होता है, तो A1 की वैल्यू आपकी √3, जैसा कि आप देख सकते हैं √3 लिखा। फिर उसके बाद A2 की वैल्यू आपकी क्या है, क्योंकि A1 A2 है तो A2 की वैल्यू यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 रखा, फॉर्मूले में प्लस लगाया। फिर उसके बाद B1 की वैल्यू -1 और B2 की वैल्यू -3, जैसा कि -√3, जैसा कि आप देख सकते हैं। B2 की वैल्यू क्या आपको दी गई है, B1 की वैल्यू -1 और B2 की वैल्यू -√3, तो यहाँ पे -√3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये √3 है और फिर उसके बाद ये -√3 है, ये आपका मल्टीप्लाई में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं A1 B2 लिखा, ये आपका मल्टीप्लाई में है। तो जब यहाँ पे गुणा होगा तो ये अंडर रूट दोनों हैं यहाँ पे हट जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन आपका यहाँ पे रहेगा, क्योंकि एक यहाँ पे आपका -√3 लिखा है, तो ये -√3 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे ये माइनस का साइन लगा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई -1 में, तो यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये माइनस का साइन लगा है, ये -1 और ये माइनस मिलके आपके क्या हो जाएंगे, +1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे +1 हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर नीचे आइए, यहाँ पे ये देखिए √3 की मल्टीप्लाई 1 में √3 ही होगा, प्लस उसके बाद देखिए -1 इंटू -√3 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं प्लस का साइन यहाँ पे था ही, और ये √3 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका √3 हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स आपका ऐसे ही रहेगा। और ये देखिए -3 और +1, ये माइनस ये प्लस मिलके आपका माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये लेस हो जाएगा। लेस करने पर हमारा 2 आएगा, लेकिन -2 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन हमारा यहाँ पे बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे -2 आया। और अपॉन में आपका क्या दिया है, ये देखिए √3 और +√3 दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2√3, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए इस 2 से 2 1 जा 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे -1 रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 आपका था। तो आगे हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स -1 अपॉन ये √3, ये आपका बचा हुआ है, ठीक है, 1
-1/√3। अब इज इक्वल टू लास्ट में सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये माइनस हम हटा देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1/√3। 1/√3। अब यहाँ पे माइनस क्यों हटाया? माइनस इसलिए हटाया क्योंकि जो आपका एंगल होता है वो कभी निगेटिव में नहीं आता, कोण आपका ऋणात्मक नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्या आपने कभी -30 डिग्री लिखा हुआ देखा है कोण? क्या आपने कभी -45 डिग्री लिखा हुआ देखा है? नहीं होता है। इसीलिए हमें यहाँ पे जो आपका ये -1/√3 था, इस माइनस को यहाँ से हटाना होगा। माइनस को हटा देंगे तो tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। और 1/√3 ये कितने की वैल्यू होती है? ये tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, आप सबको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एंगल क्या मिल गया? 30 डिग्री, जैसा कि आप देख सकते हैं। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे माइनस था इसको क्यों हटाया गया? हटाने का रीज़न ये है कि जो आपका एंगल होता है, कोण होता है, वो कभी ऋणात्मक नहीं होता। इसीलिए मैंने यहाँ पे tan इनवर्स 1/√3 लिखा, जो कि आपकी tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हमें यहाँ पे एंगल कितना मिल गया? 30 डिग्री। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 30 डिग्री आपको कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 3 से 4 बार या फिर इससे ज़्यादा बार भी पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका रहा। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है यदि किसी ठोस गोलार्ध, यहाँ पे ठोस लिखा हुआ है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा है यदि किसी ठोस गोलार्ध। अब यहाँ पे गोलार्ध लिखा हुआ, तो सबसे पहले ये जान लीजिए गोलार्ध का मतलब क्या होता है। गोलार्ध का मतलब आपका होता है अर्धगोला, ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गोलार्ध का मतलब अर्धगोला होता है, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गोलार्ध लिखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यदि किसी ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस गोलार्ध का आयतन क्या होगा? क्या पूछा है? गोलार्ध का आयतन पूछा हुआ है, यानी अर्धगोले का आयतन पूछा हुआ है। तो अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, यानी गोलार्ध के आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे r आ रहा है और क्वेश्चन में तो हमें कहीं त्रिज्या दी ही नहीं हुई है। ये r क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो जब तक हमें त्रिज्या मालूम नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे गोलार्ध का आयतन नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? हमें यहाँ पे त्रिज्या निकालनी होगी। तो त्रिज्या तो क्वेश्चन में दी नहीं हुई है, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा माना गोलार्ध की त्रिज्या r है, या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? माना अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या r है। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक चीज दी हुई है, क्या लिखा हुआ है? गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ दिया है। आपको क्या दिया है? गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 3πr² होता है, जो कि आपका यहाँ पे जो संपूर्ण पृष्ठ लिखा है यही फॉर्मूला होता है। गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr²। और आपको यहाँ पे दिया क्या है? 108 पाई, यहाँ पे दिया 108 पाई सेंटीमीटर, 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे दिया है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3πr² इज इक्वल टू 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए नीचे आते, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं 3πr² इज इक्वल टू 108 पाई, जो कि आपको ये क्वेश्चन में ही दिया था, जो कि यहाँ पे लिखा है संपूर्ण पृष्ठ। मैंने आपको क्या बताया? गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr² होता है, जो कि आपको यहाँ पे 108 पाई दिया है। इसी को हम नीचे रखेंगे तो हमें यहाँ पे त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 3πr² इज इक्वल टू 108 पाई रखा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? जैसा कि आप देखिए, इस पाई से इस पाई को मैं क्या कर दूंगा? कैंसल आउट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या? r²। तो नीचे लिखा r² इज इक्वल टू 108, और ये 3 जो आपका है अपॉन में आ जाएगा, यानी 108/3। इसको सॉल्व कीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 इधर जाएगा, 3 6 जा 18, यानी
आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिला 36 मिला है, तो आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 यानी 6 सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिली यहाँ पे, ये हमें त्रिज्या मिल चुकी है। ठीक है, आर की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम यहाँ पे गोलार्ध का आयतन निकाल सकते हैं। तो गोलार्ध का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आप इसे अर्धगोला कह सकते हैं। ठीक है, गोलार्ध को अर्धगोला कहते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था, सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए गोलार्ध लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो अर्धगोले का आयतन आपका क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपका होता है, ध्यान रखिएगा। तो 2/3 ऐसे ही रहेगा, पाई भी ऐसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी, आप ऑप्शन में देखिए, आपको यहाँ पे पाई लिखा हुआ मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू को नहीं रखेंगे। अगर पाई की वैल्यू को रखेंगे तो थोड़ा अलग आंसर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे ऑप्शन में ही अंदाजा लगा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू को नहीं रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आपका पाई ही रहेगा। और फिर आर क्यूब, आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हमने ऑलरेडी निकाल ली आर की वैल्यू। तो यहाँ पे आर की जगह मैं 6 का क्यूब लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 2/3 आपका ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद पाई, फिर 6 का क्यूब, यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 6 × 6 × 6, 3 बार 6 लिख दिया। अब ये 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 × 2 = 12 होता है, 12 होता है ना, 6 दूनी 12 और 12 × 72 और 72 दूनी आपका 144 होता है। और यहाँ पे पाई भी आपका है, तो पाई तो रहेगा ही। फिर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे दिया है 8/27 पावर लगी है -1/3 इंटू 81/16 पावर लगी है 3/4। फिर यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा हुआ है, भाग का, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर लिखा है 32/243 पावर -2/5 का मान होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में पूछा गया है। और ये किस चैप्टर का आपका क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं, ये घातांक और करनी चैप्टर, उसी चैप्टर का ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर दिया, जो आपका ऊपर लिखा हुआ था। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 8 लिखा है, अपॉन में 27 लिखा है। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब किसके बराबर होता है, 8 के ही तो होता है। 2 × 2 × 2 करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ही तो होगा। तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब, नीचे 27 लिखा है, इसको मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 × 3 = 9, 3 × 27 ही होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2/3 का होल क्यूब, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्यूब कर दिया। और ऑलरेडी एक पावर आपको यहाँ पे -1/3 दी है, तो इंटू -1/3 ये लिख दिया। अब अगले में आइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा रहने दीजिए इसे। 81 लिखा हुआ है, 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 81 को मैं लिख सकता हूँ 3⁴। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। 3 × 3 × 3 × 3, 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81 आपका हो जाएगा। तो 3⁴, 16 लिखा है, 16 अपॉन में 16 लिखा है, 16 को 2⁴, तो 2⁴ का मान क्या होता है, 16 के बराबर ही तो होता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 2⁴, यानी 2 × 2 × 2 और फिर 2, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को 81/16 आपका लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 का, यहाँ पे 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी, पावर आपकी 4 हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई करवाया था ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगी पावर। तो 3/2 पावर आपकी 4 हो जाएगी, और एक पावर आपको 3/4 ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा है, इस डिवीजन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में।
ये ध्यान रखिएगा, और जब तक आप डिवीजन को यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज नहीं करेंगे क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होने वाला। तो इस डिवीजन की जगह मैंने लगाया मल्टीप्लाई का साइन, और जब मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा तो जो आपका हर में 243 है ये अंश में आ जाएगा, यानी 243 ऊपर, और जो आपका अंश में 32 है ये हर में आ जाएगा, यानी 32 आपका नीचे आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 243 आपका ये ऊपर चला गया और 32 आपका यहाँ पे नीचे चला आया। क्यों आया, इसका रीजन ये है, डिवीजन के साइन को हमने हटाया और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लगाया, और माइनस पावर आपकी है 2/5, तो 2/5 तो ऐसे ही रहेगी। इस वाले को हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये मुझे आपको यहाँ पे समझाना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं किया। तो यहाँ पे ये वाला स्टेप आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5। अब यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई आपको कितनी बार करवाना है, 5 बार करवाना है। तो यहाँ पे 5 बार, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा आपका कितना हो जाएगा 243, यही आपको मिल जाएगा। यानी 243 को मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ बड़े आराम से। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 32 लिखा है, 2 की पावर 5 का मान होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू 2, 5 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 की पावर 5 मैं लिख सकता हूँ 32 को। ठीक है, तो यही मैंने किया। 3/2 पावर आपकी यहाँ पे 5 हो गई, और एक पावर आपको -2/5 यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब आगे चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, इस 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से ये 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा, 2/3 पावर आपकी -1 ये बची, इंटू 3/2 ये पावर 3 आपकी यहाँ पे बची हुई है, तो 3 यहाँ पे लिख दिया पावर, इंटू 3/2 पावर आपकी यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -2 मैंने कर दिया। अब आगे आते हैं, ये देखिए ये किस फॉर्म में आपका लिखा है, ये आपका लिखा है a की पावर -m के फॉर्म में। तो a की पावर -m बराबर आपका होता है 1/a की पावर m। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2/3 की पावर -1 है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/a की पावर m हो जाता है, तो 2/3 1 क्या हो जाएगा आपका 2/3, और पावर आपकी एक ही रहेगी, तो उसका लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो 2/3, अगर मैं पावर यहाँ पे 1 लिख भी देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2/3 आपका हो गया, और जब इस 2/3 को मैं ऊपर भेज दूंगा तो ये पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और पावर आपकी चाहे तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने पावर, चले मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, तो 3/2 पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3/2 लिख दिया। अब यहाँ पे पावर 1 है, आप लिखिए चाहे ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी यहाँ पे, लेकिन अभी इस 1 का यूज नीचे होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 ये लिख दिया। ठीक है, 3/2 पावर 1 ही रहेगी, इंटू फिर उसके बाद 3/2 की पावर 3 है, तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू फिर 3/2 की पावर -2 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपका जो बेस यहाँ पे दिया 3/2, यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2, यहाँ भी है, यानी बेस आपके यहाँ पे सारे बराबर हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक बार 3/2, और इसकी पावर क्या है, ये देखिए, इस 3/2 की पावर 1 है, 1 ही तो है, यहाँ पे 1 लिखा जा सकता है, पावर 1 है, तो यहाँ पे 3/2 पावर 1 लिखी। उसके बाद इस वाले की देखिए पावर यहाँ पे 3 है, और +3 कर दिया यहाँ पे। फिर इस वाले 3/2 को देखिए, इसकी पावर यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे ये -2 कर दिया, क्योंकि बेस हमारा बराबर था, 3/2 तीनों जगह था, इसीलिए एक बार 3/2 लिखा। और यहाँ पे पावर्स को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इन सबको मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पावर 1 थी, 1 लिखा, यहाँ पे 3 थी, +3, यहाँ पे -2 था, तो यहाँ पे -2 मुझे करना पड़ा। फिर इसके बाद चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/2 ऐसे ही रहेगा, और 3 1 4 हो जाएगा, और तो 3/2, रुक जाइए मैं इधर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 3/2 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 1 4, और 4 में से 2 को लेस करेंगे तो 3/2 की पावर यहाँ पे 2 बचेगी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपका क्या होता है 9 होता है, और 2 का क्या होता है 4 होता है। क्या मिल गया 9/4, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे सॉल्व, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन में कहाँ पे दिया हुआ है 9/4। तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अक्सर आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में ऑलरेडी आपसे एक बार पूछा जा चुका है। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया था। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, बस यहाँ पे आपकी वैल्यूज को चेंज कर दिया जाता है। बस क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, यानी 3:4 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका होता है 4πr²। क्या होता है, 4πr² होता है। ये फॉर्मूला आपको याद है, क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात हमें क्या दिया है, 3:4। त्रिज्याएं तो हमें मालूम नहीं है और दो गोलों की यहाँ पे बात हो रही है। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहला स्टेप मैंने लिखा, माना पहले गोले की त्रिज्या r1, पहले गोले के लिए त्रिज्या मैंने r1 मानी, वह दूसरे गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r2 हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले गोले को r1, यानी पहले गोले की त्रिज्या मैंने r1 ली और दूसरे के लिए r2, यही मैंने यहाँ पे लिखा। माना पहले गोले की त्रिज्या r1 व दूसरे गोले की त्रिज्या r2 है। अब यहाँ पे अनुपात कितना दिया है त्रिज्याओं में, 3:4 का, यानी मैं लिख सकता हूँ r1:r2 इज इक्वल टू 3:4। r1:r2 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने गोलों की त्रिज्याओं को क्रमशः क्या माना है, पहले की r1 दूसरे की r2, इसलिए r1:r2 इज इक्वल टू 3:4। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात आपका क्या हो जाएगा, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। लेकिन यहाँ पे दो गोलों की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पहले गोले के लिए लिखूंगा, फॉर्मूला आपका यही रहेगा 4πr²। लेकिन जो r आपकी यहाँ पे त्रिज्या है, पहले गोले के लिए त्रिज्या हमने r1 मानी हुई है, तो यहाँ पे 4πr की जगह r1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहले गोले की त्रिज्या r1 मानी है। अब यहाँ पे रेशो का साइन ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद देखिए दूसरे गोले के लिए फॉर्मूला आपका 4πr² यही लगेगा, तो 4π, लेकिन दूसरे गोले की त्रिज्या को हमने r2 माना है, तो यहाँ पे r² की जगह r2 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये 4π से ये 4π आपका सीधे सीधे यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। बचा क्या, r1 का स्क्वायर रेशियो r2 का स्क्वायर, ये आपका बचा। मैं यहाँ पे रेशियो के साइन को हटाऊंगा, तो यहाँ पे r1 का स्क्वायर अपॉन में आपका r2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ भी ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो इसको मैं होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लूंगा, यानी r1/r2 का होल स्क्वायर, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन में अनुपात कितना दिया है, उसी अनुपात को हमें यहाँ पे ला के रख देना है r1/r2 में। तो r1:r2 आपको दिया है 3:4, ये क्वेश्चन में ही आपको दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 का है, तो यहीं पे लाके हमें रख देना है इसमें। तो r1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं 3, क्योंकि 3:4 का दिया है, तो और r2 4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लग जाएगा। तो 3 का स्क्वायर आपका कितना होता है 9, और 4 का होता है 16। जब मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें मिला 9/16, और जब मैं इसको रेशियो के फॉर्म में लिखूंगा तो 9 और रेशियो 16, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 9:16 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पहले भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में अनुपात दिया है, इसी में चेंजेस कर दिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपका यही लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला भी आपका यही पे लगेगा, यही लगेगा आपका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 9:16, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।